हमारे यहाँ टेक जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो किस तरह के सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक प्रोडक्ट बेस होता है और दूसरा प्रोजेक्ट बेस होता है। ये दो तरह के हैं। प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे होंगे और प्रोजेक्ट्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्लाइंट्स के आते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के, ये चीज़ें चल रही होंगी, ये सारी चीज़ें। प्रोडक्ट बेस में ना जो HR वाले हैं ना वो कुछ हद तक सुकून में होते हैं। प्रोजेक्ट बेस में सुकून नहीं होता। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स सारे होते हैं, मार धाड़ लगी होती है, आपने बंदे ढूंढने होते हैं, क्लाइंट से इंटरव्यू करवाने होते हैं, तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। मैं आपको एक मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। मैंने अपने जो है वो पहली टॉक में भी, जब हमारा CHRMP1 था, उसमें भी मैंने ये बताया, जो हायरिंग है और रिक्रूटमेंट हम टेक में करते हैं तो किस किस्म के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। प्रोसेस सारा यही है जो हमने कल बात की थी कि इस तरह से रिक्वेजिशन फॉर्म आता है, उसके बाद जो है आप आगे जाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप HOD के पास जाते हैं, HOD से फिर आप इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं, इंटरव्यू स्केड्यूल करने के बाद फिर पूरा प्रोसेस पूल आप जनरेशन करते हैं डिफरेंट मीडियम से, उसके बाद जो है फिर आप जो है ऑफ़र प्लेस करते हैं। टेक में हम ज़्यादातर हायरिंग लिंक्डइन से करते हैं, लिंक्डइन से। उसका ये होता है कि लिंक्डइन में ना हमें आसानी बड़ी रहती है। जो ज़्यादा हायरिंग करते हैं लिंक्डइन से, लिंक्डइन रिक्रूटर से करते हैं, रोज़ी से हमें कोई इतना अच्छा रिस्पांस मिलता नहीं है। मैं आपको वो बताने लगा था कि एक्चुअल सिनेरियो हुआ क्या। अब सॉफ्टवेयर हाउसेज में ना जो काम करते हैं ना, जो सारे बच्चे हैं टॉप टीयर्स के, आप जैसा प्यारा सा, वो आया, एंटर हुआ रूम में, कोलैब्स एक वो वहाँ पे है कोवर्किंग स्पेस, तो मैं वहाँ था। तो जब हमने वो बच्चा रखा, मतलब प्यारा सा स्मार्टी बॉय और ऐसे अंग्रेज़ी, तो मैं उसके ओरिएंटेशन करा रहा। तो ओरिएंटेशन मैंने कराई उसको, मैंने कहा लेट्स हैव अ टूर, हम विज़िट करवाया। तो जो मेरा CEO है ना, उसकी एज, ये मैं आपको 3 साल पहले का वाक़या, जब कोविड नया नया आया तो उस टाइम पे हम ये कर रहे थे, उसकी एज 29 साल थी, 29 ईयर्स ओल्ड, जो मेरा CEO है। फॉर्च्यूनर नहीं रखी हुई, सॉफ्टवेयर हाउस, वो लड़का हमने ऑन बोर्ड कर लिया, स्मार्टी बॉय, टॉप टियर यूनिवर्सिटी का था वो, लेकिन वो था टेक्निकल। तो ऐसे उसने जीन्स पहनी हुई और ये ऐसे मतलब T-शर्ट, और आ गया। हमने उसके ओरिएंटेशन कराई, ओरिएंटेशन के बाद कहा यार तुम्हें कोलैब्स का टूर कराते हैं। कहता यार हसन भाई प्लीज़ गो हेड। टूर शूर करा दिया उसको। तो CEO था ना, वो बैठा हुआ था साथ ही, तो अब वहाँ पर आके ना बैठ गया, यहाँ पे CEO और वहाँ पे वो। कहता हसन भाई आई वांट टू शेयर वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू यू। मैंने कहा पता नहीं अब क्या कहने लगा ये। कहता है बात ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मैंने कहा यार बड़ी मेहरबानी यार, थैंक यू वेरी मच, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो मैंने कहा यार बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू, लेकिन मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा हाँ बताओ क्या कहना है। कहता है आपने मुझसे ये नहीं पूछना कि मैं कितने बजे आता हूँ। अच्छा, मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, अब पता नहीं ये क्यों ऐसे कह रहा है। जब उसने कहा ना कि आपने मुझसे ये नहीं पूछना कि मैं कितने बजे आता हूँ, तो मेरा CEO जो साथ बैठा था, जो 29 साल का लड़का था, उसने ऐसे मेरी तरफ देखा कि तुमने कोई ऐसा बंदा रख लिया जो कि सही नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ये बात यही ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है यार, हम आपसे नहीं पूछेंगे। तो मेरा CEO ना, उसको ना थोड़ा सा एग्रेशन आया फेस पे कि यार ये क्या है। कहता है एक मिनट है, वो लड़का जिसको स्मार्टी बॉय जिसको हमने रखा, कहते एक बात आपसे और करनी है। मैंने कहा हाँ क्या। आपने ये भी मुझसे नहीं पूछना कि मैं करता क्या हूँ। तो मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या इशू है। कहते देखें बात ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा क्लाइंट है ना, उससे आपने मेरा फीडबैक लेना है। खैर वो चला गया। तो CEO वापस आ गया। कहते हैं हसन व्हाट इज़ दिस यार, दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर मी। देखो क्या है यार, मतलब ऐसे नहीं। हाँ एक बार उसने और कही, हाँ वो लड़के ने, स्मार्टी बॉय ने, उसने कहा हसन भाई देखें मैं आऊँ तो ना फ्रूट्स की बास्केट होनी चाहिए ऑफिस में, और ना बिस्किट्स होनी चाहिए, और लंच आप कैसा देते हैं, हमने बताया ना हम लंच ऐसा देते हैं। नो मेन्यू चेंज करें, उसमें ना यही चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा क्या, क्योंकि वो चला गया। तो CEO जो था हमारा, वो कहता है यार हसन व्हाट इज़ दिस यार, दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल, आपने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ठीक नहीं किया और मुझे लगता है कि कोई मसला है, कोई इशू है। मैंने उससे कहा यार देखो लेट्स टेक अ केस स्टडी ऑन इट। ये जैसे कह रहा है ना, इसको वैसे करने देते हैं। वो था ZGen का बंदा, ZGen, प्लीज़ एडिट, हाँ ठीक है। तो ZGen, अब ZGen की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है।
इसके नतीजा क्या निकला वो मैं आपको इस बात के बाद बताता हूँ। पहले हम थोड़ा सा ना जनरेशन की बात कर लें, क्योंकि रिक्रूटमेंट की हम बात करें तो जब हम बंदा रखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस जन का बंदा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका माइंडसेट कैसा है। हमारे जब बड़े थे ना तो जब वो जॉब करते थे ना तो वो गालियाँ खा लेते थे, वो गालियाँ सुन भी लेते थे, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। ऐसा ही है ना। अच्छा, जब हमारा टाइम आया, मतलब मेरा, तो मैं भी बड़ा ही हूँ, तो थोड़ा सा मतलब वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेरी यंग, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी तो मैं आपसे सिर्फ ईयर्स कह रहा हूँ कि चलें जैसा भी है। आई एम 39 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। सो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो थी, लेकिन हम समहाउ फिर भी ना डांट सुन लेते थे बॉस की और एब्जॉर्ब कर लेते थे। चल रहा था काम, चले गए। अब जी जैन आ गई है। वो कहता है कुर्सी जो है ना, कुर्सी ये भी मेरे मुताबिक जैसे मैं बता रहा हूँ ना कलर आपको, वैसे होनी चाहिए। आप यकीन मानेंगे, हमारे पास कई ऑर्गेनाइजेशन में, टेक में पर्टिकुलरली, हमारे पास तस्वीरें आती हैं, मुझे ये रंग चाहिए इस कुर्सी में, इस कलर का आप करवा के दें। हमने करवा के दिया होता है। ये फवाद को पता है इस चीज़ों का, ये फवाद एज एन टेक सेक्टर, और मिस सायमा नहीं है आज, उनको ही पता है ऐसा। अच्छा, उनका मसला नहीं है, उनका ब्रॉटअप ऐसा है, सोशल मीडिया ऐसा है, वो डिमांडिंग है। और लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है वो। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। उस बच्चे का भी मैं आपको बताऊँगा कि बाद में क्या हुआ। मेरी बेटी जो है ना, मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, मतलब सारी चीज़ें करता हूँ, तो मेरी बेटी एक दिन आ गई मेरे पास, कहने लगी कि सर वो पापा मैंने ना आपका जो है ना वो इंस्टाग्राम पे मैंने आपका अकाउंट बनाना है। मैंने कहा मुझे क्या पता इंस्टाग्राम क्या होता है, मैं फेसबुक और लिंक्डइन यूज़ करता हूँ। कहती दीदी वो जो छोटे छोटे आपके जो होते हैं ना, मतलब कासिम अली शाह फाउंडेशन में जो आप करते हैं, उसका हम ना मिनी बना के ना उसके ऊपर डाल देंगे। मैंने कहा उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके यूट्यूब के जो है ना जो व्यूवर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। मैंने कहा पता नहीं है क्या करें, मुझे समझ नहीं। माई डॉटर इज़ 12 ईयर्स ओल्ड। तो खैर उसने वो बनू के डाल दिया। कुछ दिनों के बाद ना मैं भूल गया, लेकिन मैंने देखा यार ये यूट्यूब के सब्सक्राइबर मेरे बढ़ी जा रहे हैं, मैं कोई वीडियो भी नहीं लगा रहा, फिर भी बढ़ी जा रहे हैं ना, मैंने SEO कोई किया हुआ है। तो मैं फिर आया तो मुझे मेरी बेटी ने थोड़े दिनों में बताया, उसने कहा देखा मैंने आपके बढ़ाए थे, मेरे पैसे बनते हैं, पैसे पकड़ाए मुझे। तो कहने का और बताने का मकसद ये है कि ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको जनरेशन को समझना है। उस बच्चे का हमने क्या किया, उस बच्चे को हमने खुली छुट्टी दे दी। उससे एक फ़र्क पड़ा, एक इशू हुआ, और ये हुआ कि ऑफिस में ना हमें बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी आप उसको कुछ नहीं कहते, आप ये करते हैं वो करते हैं। तो वो क्योंकि हाइब्रिड मॉडल चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम था, बाकी सारी चीज़ें थी उसके अंदर, तो हमने मैनेज कर लिया। 3 महीने हमने किए, लेकिन मेरा CEO जो था ना वो हर दफ़ा मेरी शक्ल देखी कहता था ऐसे, इसको बोलो कि टाइम पर आया करे, इसको बोलो। तो मैं कहता था यार कोई बात नहीं, अब कर लेंगे मैनेज इसको। 3 महीने हमने उसको दिए। 3 महीने के बाद हमने उसका क्लाइंट से फीडबैक लिया। यार जो क्लाइंट से हमने फीडबैक लिया वो बड़ा ज़बरदस्त था। वो काम उसने एक्सीड एक्सपेक्टेशन में किया हुआ था। क्लाइंट उससे बहुत खुश था। अब उसका मसला ये था कि उसने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी पकड़े हुए थे, जो घर बैठ के वो करता था, और भी चीज़ें चल रही थी साथ साथ वो करता था, लेकिन हमारा काम वो पूरा कर रहा था। जब आप टेक पे रखेंगे तो टेक में 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं सुने होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये होते क्या हैं। कल हमने ऑफ़र लेटर की बात की, अपॉइंटमेंट लेटर की बात की, कल हमने एम्प्लॉय रिक्विजिशन फॉर्म की बात की, हमने कल ऑर्गेनोग्राम्स की बात की, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की, ये सारी चीज़ों की हमने कल बात कर ली। HR बजटिंग की बात की कि जी HR बजटिंग हम क्या होती है। 2 चीज़ें जो टेक में पर्टिकुलरली जो यहाँ पर आगे मैंने देखी वो थी, एक तो कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं, और दूसरा शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो होते मोरलेस अपॉइंटमेंट लेटर्स की तरह ही हैं, लेकिन वो इन्होंने जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट डाला होता है करना है। दूसरा एक होता है NDA। किसने सुना हुआ है NDA के बारे में? NDA होता है, उस पर आपने सारी की सारी पॉइंट्स डालने होते हैं कि जी आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप नोटिस पीरियड पूरा करेंगे, आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो आप लीक नहीं करेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, वो सारी डाली होती हैं। एक तो NDA में ये लिखा हुआ था कि अगर आप 3 महीने का नोटिस ना सर्व करके गए तो आपने हमें 10 लाख रुपए देने हैं। वो साइन हुआ था। हाँ, लोग पढ़ते ही नहीं हैं। वो सिर्फ वो 10-15 पेजेस का NDA होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी इतना लंबा होता है। पढ़ना चाहिए, वैसे उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में बंदा फंस जाता है। ये आप 2 डॉक्यूमेंट्स अपने पास लिख लें, कल को अगर आप टेक में मूव करते हैं, इन चीज़ों करते हैं, तो NDA जो है
और उसके ऊपर देख लें। और जो कॉन्ट्रैक्ट है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि एक बंदा है टेक में, उसने हमें ज्वाइन करना है, ठीक है, और उसका नोटिस पीरियड है 3 महीने का फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करते हैं, उसको 3 महीने के लिए ना शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे एंगेज कर लेते हैं। अच्छा, आप कॉर्पोरेट में हैं, जो लोग टेक में उसको समझते होंगे, आपने कभी आवरली बेसिस पे काम नहीं किया होगा। टेक में ना आवरली बेसिस पे काम होता है। तो जब आप रिक्रूट करते हैं किसी भी बंदे को, तो आप आवरली बेसिस पे जो है उसको पे करते हैं, वो उनको बड़ा सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है आवरली बेसिस पे। तो आपने ये ज़रा ध्यान में रखना है। हमारे जो डेली वेजर्स हैं, ये डेली वेजर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, और ना ही एप्लीकेबल है कि डेली वेजर जो हैं वो होंगे, क्योंकि लॉज वगैरह कोई उस तरह से नहीं है। तो ये आपने जहन में रखना है कि वो एक सेपरेट एंटिटी है, ये सेपरेट एंटिटी है, इसलिए आपने जहन में रखना है। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया, क्योंकि अब हम थोड़ा सा टेक की बात कर रहे हैं, टेक और नॉन टेक की, तो मुझे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो बीच में इन 3 सालों के अंदर कॉर्पोरेट से 1-2 बड़ी अच्छी ऑफ़र्स आई, लेकिन मैं नहीं गया। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा पैशन भी रिक्रूटमेंट है, टैलेंट एक्विजिशन है, मुझे वो मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वो करता रहता हूँ, रिक्रूटमेंट हो रही है। टेक में ज़्यादातर रिक्रूटमेंट ही है, ओडी का काम या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम, परफॉर्मेंस अप्रेजल का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, वो काम अभी कम है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। इतनी पोजीशंस हैं कि आपको रात को ख्वाब में भी नज़र आ रहा होता है, ROR की पोजीशन है वो फिल करनी है, मर्न की पोजीशन है वो फिल करनी है, फलां स्टैक है उसकी पोजीशन फिल करनी है। यार एम्प्लॉई टर्नओवर डिपेंड करता है। देखो हमारे यहाँ ना रिटेंशन पॉलिसीज़ जो है ना, उस पर काम करने की ज़रूरत है अभी भी हमें। एम्प्लॉई टर्नओवर अगर मैं लास्ट देखूँ तो पाशा एक PASHA के नाम से एक पाशा एक इदारा है, आप लोग उसको सर्च कीजिएगा, पाशा जो है उसको सर्च करें, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस इस तरह करके उनका बना हुआ है। उसमें आपको पता चलेगा कि वो लोग अभी क्या करें। वो डिफरेंट सैलरी सर्विस भी करवाते हैं, वो आपको बताते हैं कि मार्केट में किस पोजीशन की क्या क्या इस टाइम जो है वो वैल्यू चल रही है, क्या उसका है। तो ये देखना है। टर्नओवर हाई है भाई, टर्नओवर हमारा हाई है। हालांकि रिटेंशन जो पॉलिसीज़ हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। आपकी सोच होगी जो ईद पे बोनसेस मिलते होंगे, आपकी सोच होगी, मतलब मैं मर्ज़ी है मेरी, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँ, मैं करता हूँ वर्क फ्रॉम होम आराम से बैठ के। वैसे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, मुश्किल है। 5 मरले का घर हो, को 15 फैमिली मेम्बर हो, हकीकत बता रहा हूँ मैं, मतलब फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, तो बड़ा मुश्किल होता है मतलब वर्क फ्रॉम होम करना। और आप टेक्निकल रिक्रूटर हो और एक बेटा आपका यहाँ बैठा हो और एक बेटी यहाँ गोद में बैठी हो और अगला बेटा वहाँ पर कह रहा हो, आप इंटरव्यू कर रहे हो एक बंदे के साथ और बेटा आपको कह रहा हो पापा मोबाइल दो वरना पीछे से मैं तार निकाल दूँगा मोबाइल दो मैं तार निकाल दूँगा। तो वर्क फ्रॉम होम जो है ना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हमारी जो है ना, हमारी फैमिलीज़ के, लेकिन आपको करना पड़ता है, आप इंजॉय भी करते हैं। अच्छा, जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो घर वाले आगे कहते हैं खुदा दा वास्ता कोई काम भी कर लूँगा अच्छा, हम उनको ये बता रहे होते हैं कि यार हम काम ही कर रहे हैं, ये वर्क फ्रॉम होम हो रहा है घर से। उनको लगता है घर से क्या काम होता है। अब जैसे बीच में कोई टाइम आता है, लेट्स सपोज देयर इज़ अ टाइम, तो हमारा एक डेवलपर है वो मुझे बता रहा था कि एक टाइम आया तो वो जो डेवलपर था तो वो ना, वो गेम होती है एक, वो स्ट्राइक्स की गेम होती है, वो खेलता रहता था ना। तो वो उसके जो वाले साहब हैं तो वो भावलपुर से उनका ताल्लुक़ है, तो कहते हैं उन्होंने 1 दफ़ा देखा, 2 दफ़ा देखा, 3 दफ़ा देखा, चौथी दफ़ा ही मैं कहता है मैं गेम खेल रहा था। तो 5वीं दफ़ा उसके वाले साहब उसे कहते हैं कि मनु लगता है कि तेनों ना पैसे गेमा खेडन दे मिल रहे हैं कहते वो लगता है कि तुम काम, और कहते हैं वो सारी रात तो आपने बैठ के कोडिंग करनी होती है, आपने चीज़ें जो है वो उस तरह से करनी होती हैं। ये वाला एक जो प्रोसेस है उसमें जो है वो लग रहा होता है। तो वर्क फ्रॉम होम इट्स डिफ़िकल्ट, हमारे यहाँ ये नहीं होता। अच्छा, क्योंकि हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, ये भी आपने अपने जहन में रखना है, क्योंकि अभी हमारी टेक की हम बात करें तो रिक्रूटमेंट का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप किसी कैंडिडेट को कॉल करते हैं एज ए रिक्रूटर, अच्छा रिक्रूटर कैसे बना जा सकता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि यार मैंने एक अच्छा रिक्रूटर बनना है। अच्छा रिक्रूटर बनने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो सबसे टॉप पर होनी चाहिए। दूसरी, आपकी नेटवर्किंग, वो इम्पॉर्टेंट है। नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ भाई।
तीसरी चीज़ ये है कि आपको टूल्स का पता होना चाहिए। जो टूल्स आपके पास हैं, जो रिक्रूटमेंट की टूल्स हैं, उनका आपको आइडिया होना चाहिए कि वो टूल्स हैं कौन से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कल हमने बात की थी ATS की, एप्लीकेशन जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसकी हमने बात की। लिंक्डइन रिक्रूटर का आपको पता होना चाहिए, लिंक्डइन लाइट का आपको पता होना चाहिए। लिंक्डइन लाइट के rozi.pk बड़ा अच्छा एक हमारा पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक सर्चिंग इंजन है, जॉब पोर्टल है, उसको किस तरह इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। आपको बुलियन सर्च का पता होना चाहिए, यार बुलियन सर्च क्या होती है, कैसे मैंने इफ़ेक्टिवली इसको यूज़ करना है। हम लिंक्डइन रिक्रूटर पे और ये जो रिक्रूटमेंट की जो टूल्स हैं ना, इसके ऊपर एक अलग सेशन प्लान करेंगे किसी दिन अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ताला विल डू दैट, कि हम इसको और मज़ीद किस तरह जो कौन से टूल्स हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर तो आपने सोच लिया कि आपने रिक्रूटर बनना है तो फिर आपको टोटल जो है ना पूरी तरह से ग्रिप होनी चाहिए, वरना अदरवाइज़ यू कांट ग्रो। देखो ये आज ही हमने एक लिंक्डइन पे सेशन किया था, तो वो वीडियो कासिम अली शाह फाउंडेशन के पेज पे देखेंगे तो वो आ रही होगी, वो खातून के साथ थी, वो हमने टोटल लिंक्डइन के ऊपर ही किया था। वो एक बड़ा अच्छा है। लिंक्डइन के ना डिफरेंट अकाउंट्स हैं, लिंक्डइन प्रीमियम होता है, इस तरह लिंक्डइन लाइट होता है, लिंक्डइन रिक्रूटर होता है, तो उनके ना फीचर्स हैं अलग। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप लिंक्डइन की प्रोफाइल से किसी बंदे को विज़िट करते हैं और आप ये चाहते हैं कि उसको ये शो ना हो आपका मतलब नज़र आना, तो वो नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। अनपेड के अंदर भी वो कर सकता है ऐसे, लेकिन फिर वो सेटिंग चेंज हो जाएगी सारी की सारी। तो ये डिफरेंट उसकी टूल्स हैं जो कि आपको वहाँ पर जाके जो है ना वो देखने पड़ेंगे। ATS की कल हमने बात की थी, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम की, तो कोई मुझे ये बता सकेगा मनाटल और जो है ज़ोहू, उस पर कल हमने कहा था कि थोड़ा सा हम उसके ऊपर देखेंगे। किसी ने कोई रिसर्च की है? जिस तरह हमने कल बात की थी ATS की, जिस तरह अभी मैम बता रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो डिफरेंट पाइपलाइंस बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पाइपलाइन है जो हमने की कि जी के कॉल कैंडिडेट, ये एक पाइपलाइन बन गई। दूसरी शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट, ये बन गई। तीसरी स्केजुलिंग इंटरव्यूज़, ये एक पाइपलाइन बन गई। इस तरह चौथी जो हमारी प्रोसेस हैं कि जी के एक अच्छा टेक में ना एक चीज़ और होती है, टेक में ना टेक्निकल टेस्ट होते हैं पोजीशंस के, ये बात ज़हन में रखिएगा। एक वेबसाइट है जिसका नाम है कोडर बाइट, वो टेक्निकल जो है ना टेस्ट उसमें होते हैं। उस टेस्ट पे एवेल्यूएशन होती है कैंडिडेट की, टेस्ट पे एवेल्यूएशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मर्न है, ROR है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो जाके वहाँ पे टेस्ट फिल करता है। कई इदारों में 3-3, 2-2 घंटे का टेस्ट होता है, और वो उसको हम अक्सर पेयर प्रोग्रामिंग कहते थे यार कि हमने पेयर प्रोग्रामिंग करानी है। अभी भी हम यही कहते हैं कि टेक्निकल टेस्ट है, उसका हमने जो है ना वो करवाना है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो वो पाइपलाइन जनरेट करता है मनाटल, उसके अंदर वो पूरी वेटेज आपको दे रहा होता है कि यार टेक्निकल टेस्ट में उसने किया तो इसके 30% मार्क्स हैं, इस इंटरव्यू में इसने किया, जो करंट लाइन मैनेजर के साथ उसकी इतनी वेटेज है, HR वालों की इतनी वेटेज, वो सारी वेटेज वो वहाँ पे जो है वो बता रहे होते हैं कि इस तरह से लेके चलना है। लाइफ में अगर आपको कभी मौका मिले, हमेशा ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि जब भी लाइफ में मौका मिले ATS यूज़ करने का, उसको 100% यूज़ कीजिएगा। आप सीखेंगे। टेक में हम सीखते क्या है, टेक में हम टेक्नोलॉजी सीखते हैं। कॉर्पोरेट में ना हमें ना एक्सेल पे लगाया हुआ है, ये बड़ा मसला है। CV क्या करना है, एक्सेल पे लिखो, सीरियल नंबर लिखो, एम्प्लॉय नेम लिखो, ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखो, एक्सपीरियंस लिखो, टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस लिखो, रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखो, उसके बाद जो है स्टेटस लिखो, आ रहा है कि नहीं जा रहा है, हाँ डाटा एंट्री टाइप। अब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम आपकी ज़िंदगी आसान कर दी है। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन ATS पे डालनी है, वो लिंक्डइन पे वहाँ पोस्ट कर देगा, वो फेसबुक पे पोस्ट कर देगा। आपने अपने ATS पे डालनी है, इंटीग्रेटेड है ना वो, तो वो लिंक्डइन पे डाल देगा, फेसबुक पे डाल देगा, जहाँ जहाँ आप जिस फॉर्म पे कहेंगे वो डाल देगा, और उसी फॉर्मेट पे डालेगा जो फॉर्मेट आपने बताया होगा। फिर आप उसके थ्रू आप ईमेल्स भी कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। तो वो लाइफ में कभी आपको ऐसा मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो ATS जो है ना वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये हमने अभी तक जो है वो लर्न किया है, सीखा है, जो कि कल से लेके अभी तक जो हमने बात की। अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर वो जो लड़का था जो वहाँ पे रह गया था, जिसको आपने 3 महीने केस स्टडी
कि वो क्या बना उसका, मतलब नेक्स्ट आपका ये सवाल होना चाहिए था कि ठीक है आपने कर दिया, उसका बना क्या, मतलब फीडबैक भी अच्छा है, आपका सवाल होना चाहिए उसका क्या बना उसका। 6 महीने बाद हमें छोड़ गया वो छोड़ गया कि हाँ नहीं वो छोड़ गया नहीं, वो छोड़ इसलिए गया कि उसको डबल की ऑफ़र होगी उसको। इस तरह मैं आपको यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं हैरान होता हूँ। एक बच्चा हमने ट्रेन किया 40,000 रुपये में, जो टेक वाले हैं वो मेरे इस दुख दर्द में पूरी तरह शरीक होंगे कि 40,000 रुपये में हमने एक टेक्नोलॉजी पे उसको ट्रेन किया। वो अभी रिसेंट पास में वो आई बच्ची मेरे पास कहने लगी सर ये देखें मतलब मेरी सैलरी बढ़ा दें। हमने कहा कोई बात नहीं यार बढ़ा लो। तो कॉर्पोरेट में तो आपको वेट करना पड़ता है ना, जून का जनवरी का वेट करना पड़ता है, इधर तो 5 मिनट आप वेट नहीं कर सकते, मतलब फ्रेंकली सेइंग। तो वो आई, उसने कहा सर मेरी सैलरी बढ़ा दें। हमने कहा चलो ठीक है, मैंने बातचीत की तो हमने वो उसकी सैलरी ऑन स्पॉट हमने उसको फिक्स कर दिया। हमने कहा यार रिक्रूटमेंट हम वे नहीं जाएंगे क्योंकि रिक्रूटमेंट की कॉस्ट पड़ती है आपको। देखिए ना आपका लाइन मैनेजर है उसका टाइम लग रहा है, HR हेड का टाइम लग रहा है, CEO का टाइम लग रहा है, COO का टाइम लग रहा है, तो बीच में सारी कॉस्ट है। तो उस कॉस्ट से बचने के लिए हमने कहा हम कर देते हैं। तो हमने उसकी सैलरी बढ़ा दी, 40 से मैंने 60 कर दी उसकी सैलरी। मतलब ऐसे कोई कुछ घंटों में अप्रूवल। टेक में ना आप लेट नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते चीज़ों को। कॉर्पोरेट में आप सिटिंग ऑन द फाइल्स कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप बैठ सकते हैं। हाँ, कल हमने ना 2 इदारों की बात की थी, एक स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो तो चलती ज़्यादातर एक्सेल पे ही हैं, और जो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर हैं, जो बाहरी कंपनीज हैं वो टेक पे चलती हैं, तो वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट कोई रेशियो तो नहीं है, लेकिन अब क्योंकि सारा काम ही टेक का और अब माशाल्लाह चीज़ें बड़ी बेहतर हो रही हैं, तो अब मोर लेस जो है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है। अच्छा, मैंने 2008 में ATS यूज़ किया था, पेल में एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। 2008 में मेरा बॉस थे, वो रिक्रूटमेंट मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया था। तो खैर वो लड़का हमें छोड़ के चला गया, तो मैं लड़की का आपको बता रहा था। तो अभी हम ये डिस्कशन कर रहे थे, तो 2 दिन के बाद ना वो एक ऑफ़र लेटर लेके आ गई। हमने जिसकी सैलरी 60,000 रुपये की थी, कहती सर मुझे 1,25,000 रुपये की ऑफ़र मिल गई है। 6 महीने के बाद हमने उसको खिलाया पिलाया, ट्रेन किया, काम सिखाया, बताया कि ये करना है, लंच भी दिया हमने, फ्रूट्स भी दिए हमने, चाय भी दी, मतलब सारी चीज़ें ना फुल फ्लैज करनी। तो फिर हमने ये किया कि शी गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी। फिर हमने उसको एग्जिट प्लान किया, फिर हमने कहा कि ठीक हो गया। 6 महीने के अंदर उसकी सैलरी 1,25,000 हो गई। मैंने और आपने जब हम कॉर्पोरेट में थे बड़ी पी काटी है हमने, बहुत पी काटी है यार। 1,00,000 रुपया हमने कई सालों के बाद देखा, लेकिन आई एम हैप्पी। इसलिए मैं कहता हूँ जो आप बच्चे आ रहे हैं वो हमसे ज़्यादा काबिल हैं, कैपेबल हैं, लेकिन एथिक्स का इशू है। एथिक्स इशू ये है कि वक्ती तौर पे तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं मिल रही। कितना आप कमा लेंगे, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, उस पर तो आपको फिर जो है वो ब्रेक लग जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर देखें ओके देयर इज़ अ सिचुएशन, नो व्हाट वी हैव टू डू इट, यू ऑलवेज नीड अ बैकअप। इसलिए टेक वाले रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता फवाद ने कल आना है कि नहीं आना, मिस मुस्कान ने कल आना है कि नहीं आना। उनको ये पता है कि हमने बंदे आगे करते रहना है, वो सर्कल चल रहा है। क्योंकि देखो फवाद नहीं आएगा तो क्लाइंट डिस्टर्ब हो जाएगा, क्लाइंट डिस्टर्ब हो गया तो डॉलर में पैसे नहीं आएंगे, जब पैसे नहीं आएंगे तो फिर आपको लंच भी नहीं मिलेगा, आपको फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे, फिर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इसी तरह से है ना। तो ये वाला जो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल रिक्रूटमेंट जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। वो लोग कार्य होते हैं बार बार लगातार मुसलसल जो है ना वो कार्य होते हैं। हाँ, बाकी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा उनको क्या होता है यार, बाद में देखेंगे। तो अक्सर HR वाले कहते हैं वी विल गेट बैक टू यू, दैट दे नेवर गेट बैक, है ना। तो दे नेवर गेट बैक। तो एक ये वाला एलिमेंट जो है ना वो भी एक होता है। यहाँ पे स्टेज पे खड़ा करने का ना एक मकसद है। मकसद ये कि आप देखिए, आप है रिक्रूटर, आपने HR, हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात करें। रिक्रूटमेंट का बंदा अगर अच्छा बोल नहीं सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। वो उसने जाके, आपने खाली कैंडिडेट को लाना नहीं होता, आपने उसको सेल भी करना होता है आगे जाके। यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी कराइए उसको कराए, उसको सेल करो। जो बंदा है आपके पास उसको सेल करना, कैंडिडेट को सेल करना सीखो। कैंडिडेट एक प्रोडक्ट है आपके पास, उस प्रोडक्ट को लेकर, जिसने उसने पॉइंट्स तुम्हें बताए हुए हैं 6, 7, 8,
वो फीचर्स बताओ उनके कि यार सर ये देखिए ये मसले मसाइल हैं, ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट है, बाकी सारी चीज़ें लगनी है, लेकिन यू हैव डन ग्रेट जॉब। जो मतलब था, जब आप जो हायरिंग मैनेजर जो HODs होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं 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 फ़लाँ यूनिवर्सिटी का बंदा चाहिए मुझे, फ़लाँ स्किल सेट होना चाहिए उसमें, ये चीज़ें तो 100% होनी चाहिए। अगर ये एड्स ऑन हो जाए ना, ये भी आ जाए, तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा, ऐसे बंदे नहीं मिलते। तो बीइंग रिक्रूटर मैं आप लोगों से फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगेन कल भी जैसे हमने बात किया दोबारा करूँगा, कि आपने HOD को उनको ये समझाना है, उनको ये बताना है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ज़ुबानी कलामी कभी कोई बात नहीं होती, ये बात ज़हन में रखिएगा। आपने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उनसे बात करनी है कि सर ये देखें इसमें ये स्किल्स है, ये स्किल्स है, और ये वाले स्किल्स का ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज़ हैं, और पूरा कॉम्पिटेंसी का फ्रेमवर्क जो आपका बनाओ वो उसको आपने दिखाना है कि सर ये इसके मुताबिक है और ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ज़ुबानी उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होंगे। तो ये आपने याद रखना है। आपको पता है कि गूगल का जो CEO उसका नाम क्या है? जब उसको उन्होंने प्रमोट करना था ना CEO, तो डिफरेंट रीजन्स के जो लोग थे ना वो बुलाए उन्होंने, और बुला के ना ऐसे सिमुलेशंस हो रही थी जैसे सिमुलेशन हम कर रहे हैं, रोल प्लेस कर रहे हैं, ऐसे ही हो रही थी। तो उसका नाम है मुझे भूल गया, सुंदर पिचाई। उससे ना सुंदर से उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी का ना सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये बताओ क्या है। उसने कहा सबसे बड़ा चैलेंज मेरी लाइफ का ये है। रिक्रूटमेंट की बात हो रही है कि किस तरह से उसको प्रमोट किया। अब आप देखें कि एक USA से आया हुआ है, UK से आया हुआ है, एक इंडिया से आया हुआ है, एक फलां उसके जो गूगल के जो लोग हैं सब आए हुए हैं। उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बिहेवियरल बेस्ड उस पर। उसका आंसर क्या था? उसका आंसर ये था कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं जो हूँ ना वो इंडिविजुअल प्लेयर हूँ, टीम प्लेयर नहीं हूँ। उन्होंने कहा अच्छा वो कैसे, और तुमने इस पर क्या किया इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि जी कि मेरा जो ब्रॉटअप था ना बचपन में, वो एक ऐसे घर में था कि जहाँ पे एक ही कमरा था, हम सारे बहन भाई रहते थे, वहाँ पे पानी भी नहीं आता था, तो पानी भरने मैं जाता था अपनी माँ के साथ, वहाँ पे पानी भर के मैं लाता था, तो इस तरह चीज़ें करता था। तो बचपन से ना हर काम को करने की आदत मुझे पड़ गई हुई थी, तो मैं टीम प्लेयर नहीं बन सका। कहते मैं इंडिविजुअल था परफॉर्मर, तो मैं हर जगह जाता था तो एज ए इंडिविजुअल ही परफॉर्म करता था। तो उसने कहा कि जी फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी फिर एक टाइम आया, फिर मैंने सोचा नहीं यार, वी हैव टू चेंज इट। अगर मैंने आगे ग्रो करना है ना लाइफ में, तो मुझे टीम प्लेयर बनना पड़ेगा, मुझे लीडर बनना पड़ेगा। आपको पता है सुंदर ने कितनी ज़्यादा टीम्स जो है ना वो बनाई, काफ़ी ज़्यादा टीमें बनाई उसने रीजन्स में। फिर उसने इस अपनी वीकनेस को कन्वर्ट किया स्ट्रेंथ में। वो क्या करता था? वो काम करवाता था। पहले वो काम खुद करता था, उसकी वीकनेस थी, फिर उसने काम करवाना शुरू कर दिया। इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर उन्होंने कहा जी हम आपको हायर कर रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि एक बंदा, उसकी आप फिलॉसफी देखें, चाहे वो फनकार है जैसे मर्जी है, उस सिचुएशन में वो क्लिक कर गया उनको। इसी तरह से वो बिल गेट्स है, उससे भी कहा गया कि उनको हायर करने का जी बैक बेंचर्स को मैं हायर करता हूँ, जो ज़्यादातर जो पीछे बैठते हैं, जो फनकार होते हैं, ये वो, तो उनको लेज़ी लोगों को वो हायर करते हैं, जो उनको जो ढूंढते हैं क्या है। अब आप देखें जो सेल्स के लोग होते हैं या जो रिटेल के लोग होते हैं, सारे बैक बेंचर्स होते हैं, फ्रंट एंड पे कोई भी नहीं बैठा होता, क्योंकि वो रास्ते ढूंढते हैं, सिचुएशन में से निकलना कैसे है, प्रॉब्लम में से निकलना कैसे। इसलिए मैं आपको ये कल मैंने अर्ज़ किया था, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये जब अभी हमने गूगल के CEO की भी बात की कि बिहेवियर बेस्ड, जो सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यूज क्वेश्चन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। खुल के आपके सामने वो बंदा आ जाता है, आप सिचुएशन दें, उसको बताएं कि सिचुएशन में क्या किया। फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो गया, पूछें उससे कैसे किया, क्या हुआ, किसकी भाई लड़की की बात सुनी, लड़के की बात सुनी, डिसिप्लिन कमेटी के सामने जब वो गया तो आपने क्या एक्शन लिया, डिसिप्लिन कमेटी ने क्या एक्शन लिया, आप किस तरह उसको प्रेजेंट किया, वो आपको सारी चीज़ें खुल के बताएगा कि क्या है। फिर फॉर एग्जांपल उसकी लाइफ का ट्रॉमा पूछें, क्या तुम्हारी लाइफ का ट्रॉमा था, कैसे गुजरे तुम उसमें से, अचीवमेंट्स पूछ सकते हैं आप, कोई वैल्यू उसने क्या ऐड की। अच्छा, जब भी बिहेवियर बेस की बात होगी ना तो उसकी पर्सनल चीज़ों की भी बात होगी।
पर्सनल चीज़ें जो उसकी लाइफ की हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ लिंक करती हैं। ये भी आपने अपने जहन में रखना है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मेरी लाइफ का ट्रॉमा ये था कि मेरी जो है पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ है, कोई क्राइसिस आए, तो वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ भी लिंक अप करेंगे। उन क्राइसिस को उसने कैसे ओवरकम किया, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव रहना ये कहने में बड़ा आसान होता है, किस सिचुएशन में आपने क्या करना है वही आपको सिखाता है पॉजिटिविटी, जो कि हमने अपने मुर्शिद पाक कासिम अली शाह साहब से भी यही सीखा है कि यही इंपॉर्टेंट है। अब आप कैंडिडेट जो है उसको भी मैं आपको कल से यही कह रहा हूँ कि फनकार है, हमारी कौम बड़ी फनकार कौम है। आपकी वहम व गुमान भी नहीं होना कि वो इतनी फनकारी, वैसे ओवरऑल मतलब हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े फनकार हैं। अनप्रिडिक्टेबल साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, हमने 1000 दफ़ा कर लिया, पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट कर लिया कि ये बंदा ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। मैंने 2006-07 में साइकोमेट्रिक टेस्टिंग सीखी थी और हम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग खुद करते थे ऑनलाइन करवा के, सारे हम कैंडिडेट से हम बड़े खुश होते थे, यार लो जी हमने वेटेज करा दी, इसका ये है वो है। 6 महीने बाद हमें हमारा CFO कह रहा था ओ बेड़ा गर्क, तुम लोगों ने क्या बंदा रख के दे दिया हमें। तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ह्यूमन नेचर को प्रिडिक्ट करना इट्स डिफ़िकल्ट। तो लोगों के सामने बड़ा अच्छा, देखो ना हम यहाँ बैठे हैं, कैंडिडेट आया वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया, कैंडिडेट घर किसी और तरह परफॉर्म करेगा, वो चाचू के सामने जाएगा किसी और तरह परफॉर्म करेगा, तो CEO के सामने जाएगा किसी और तरह। उस बिहेवियर को, उस साइकोलॉजी को बीइंग रिक्रूटर आपने 100 में से 70-80% जज कर लेना कि ये पर्सनैलिटी कैसी है, ये चल सकती है कि नहीं चल सकती। क्योंकि याद रखिएगा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कल इदरीस ने भी बात की, ने भी, कि कल्चरली फिट होना बड़ा ज़रूरी है किसी भी इदारे में। अगर वो बंदा कम्युनिकेशन अच्छी रखता है, वो बंदा एनालिटिकल स्किल उसकी अच्छी है, उस बंदे की नेगोशिएशन स्किल्स हैं, मतलब स्किल सेट ये सारा ठीक है, अगर एटीट्यूड ठीक नहीं है और कल्चरली फिट नहीं है वो आपके इदारे में, तो फिर वो चल ही नहीं सकता। बड़ा बड़ा मसला आ जाता है, क्योंकि अगर आप अच्छा बंदा नहीं रखेंगे, टाइम पे नहीं रखेंगे, उसका इंटरव्यू का प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे, चीज़ें पूरी, आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। 6 महीने 7 महीने 8 महीने ना सेठ बर्दाश्त कर लेगा, 9वें महीने कहेगा ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे बंदे क्यों छोड़ के जा रहे हैं। फिर वो एग्जिट एनालिसिस शुरू हो जाएगा, फिर वो सारी पॉलिसीज़। आपको पता है कि जो बड़े बड़े इदारे होते हैं ना, जो बड़े इदारे होते हैं, जो हमने HR मैट्रिक्स की बात की, वहाँ पे हायरिंग लीड टाइम कैलकुलेट होता है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट निकाली जाती है कि जी हमने अखबार में देना है, इसकी कितनी कॉस्ट है, रोज़ी में देना है, इसकी कितनी कॉस्ट है, लिंक्डइन रिक्रूटर हमने यूज़ करना है टूल्स, इसकी कितनी कॉस्ट है, हमने जी फलां टूल लेना उसकी कितनी कॉस्ट है, वो बजट में डाले जाते हैं। इवन के थर्ड पार्टी जो रिक्रूटमेंट वाले लोग होते हैं उनको हायर करना था, उसकी कितनी कॉस्ट है। आपने ये नाम सुना होगा असेसमेंट सेंटर का, कितने लोगों ने नाम सुना है असेसमेंट सेंटर का। असेसमेंट सेंटर क्या होते हैं, किसी को पता है असेसमेंट सेंटर क्या होते हैं? असेसमेंट सेंटर इसी तरह की सिमुलेशंस कराते हैं जो हम करवा रहे हैं, और उसमें वो केस स्टडीज़ देते हैं कि जी बताओ जी केस स्टडी को प्रेजेंट करो, कि जी आके प्रेजेंट करो, इस पोजीशन के अगेंस्ट आपने ये सारी चीज़ें करनी है, फिर वो पूरा कंप्लीट पैकेज बनता है। क्यों ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं? उसको कैंडिडेट को असेस करने के लिए, उसका एटीट्यूड देखने के लिए, उसका बिहेवियर देखने के लिए कि यार ये बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चल सकेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं। तो फिर मैं कहूँगा इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट पैकेज। मैं अक्सर कहता हूँ, कल भी कहा है, आज भी कहता हूँ कि आप सही बंदा सही जगह पे सही वक्त पे रख लें आपकी ज़िंदगी सुकून में, वरना अदरवाइज प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो ये इश्यूज़ हैं जो इनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए हम ना रिक्रूटमेंट और HR के लोग हैं, हम पे अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मेरिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सम हाउ आई कैन अंडरस्टैंड, हमने भी नौकरी करनी होती है, चीज़ें जो होती हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो, मेरिट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने करना क्या है, आपने CEO के सामने ना चीज़ें रख देनी है, आगे आगे कहना है CEO को सर जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं आप एडवाइस कर दें। ये आपको ना ये एक्टिविटी करवाने का ना एक मकसद है। देखो यहाँ पर हम सारे प्रैक्टिकल सिनेरियोज डिस्कस कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ये नहीं बताएगा आपको कि यूनियन का बंदा हो या रेफरेंस आ जाए, कोई अल्लाह माफ़ी दे को वापडा का रेफरेंस हो, कोई फलां को। मैं एक इदारे में काम कर रहा था, तो मैं ना इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर था, तो
मुझे ना कभी किसी एमएनए का फ़ोन आ रहा है, किसी एमपीए का फ़ोन आ रहा है। वो हमारा ना समर इंटर्न्स होती थी, बहुत बड़े इदारे में, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ पर तो वापडा से कभी फ़ोन आ रहा है, कभी वहाँ से आ रहा है। तो जो मेरा बॉस था ना, अच्छा मुझे बड़ी अच्छा लगता था यार, मुझे एमएनए फ़ोन कर रहे हैं 2008-9 में ना, मतलब मुझे अच्छा लगा भाई क्या एज होनी है। तो मैं कभी कभी ओके कर देता था। तो एक दिन ना मेरे जो डायरेक्टर एचआर था ना, उसको पता चल गया, उसने मुझे बुलाया, तो उसने मुझे कहा कि यार ये क्या सिलसिला है, इसको कैसे तुम ये करते हो, ये वो फलां। करियर के स्टार्ट थे, मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं था। तो मैंने कहा सर इस तरह प्रेशर आता है वापडा की तरफ से, फ़लाँ की तरफ से, तो हमने उसको करना होता है। उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि पूरे प्रोसेस से गुजारो, मेरिट से गुजारो। हम ओके कर देते थे कैंडिडेट को, लेकिन हम उसका पूरा टेस्ट लेते थे, टेक्निकल टेस्ट होता था, सारी चीज़ें होती थी, एक रिपोर्ट बनती थी, वो रिपोर्ट हम जाके उस बंदे को दे देते थे। कुछ जगहों पे आपको अल्लाह माफ़ी दे कुछ चीज़ें सिचुएशन लेनी पड़ती, लेकिन वो सीईओज़ के अप्रूवल के साथ, सीनियर टॉप लेवल मैनेजमेंट के अप्रूवल के साथ वो कुछ चीज़ें करनी पड़ती। लेकिन बीइंग एचआर और बीइंग रिक्रूटर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो प्रोसेस हो वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दुश्मनी तो हमने लेनी ही ना किसी, हम तो प्यार बांटने वाले हैं यार, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो ना नहीं करनी। इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन है, जिस तरह भी हमने बात की, मैंने और इदरीस ने जैसे आपको बताया, इसका एक और बेहतरीन सोल्यूशन जो है, सीनियर को अप्रोच करें, उससे के सर आप एडवाइस कर दें कि क्या करना है, क्योंकि कल को कोई मसला होगा। देखिए ये ना हमारे यहाँ ना मुल्क में ना हमारा डायलेमा है, ये जहन में रखें, बीइंग रिक्रूटर ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ को किस तरह से हैंडल करना है। आपको बड़े बड़े ऊंचे लोगों की कॉल्स आ जाती हैं, वो कहते हैं अच्छा नहीं रखना, चल मैं तेनों वेख लाँगा, और कसम से वो वेख भी लेते हैं। सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे साथ तो एक दफ़ा हुआ है, उन्होंने मुझे देख लिया, फिर मेरे से नहीं देखा गया। मतलब बात ये है कि वो फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये था कि यार पीछे लाइन मैनेजर खड़ा है मेरा, तो मैंने तो कह दिया, मैंने कहा नहीं हमने नहीं करना। कहते हैं फिर तुम करोगे? मैं कहा चलिए ठीक है। फिर वो उन्होंने, मैं ऑफिस के बाहर ही मुझे रोक लिया उन्होंने। तो बस मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिनेरियोज है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिनेरियोज आपसे डिस्कस करूँ। तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये, वो हैं आपने अपना मेरिट प्रोसेस से मुकम्मल तौर पे उसको गुजारना है, और उसके बाद इन द एंड जो रिज़ल्ट आता है, जिस तरह मैनेजमेंट कहती है, वी हैव टू डू इट। ये हो कहाँ रहा है? अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ प्रोसेसेस नहीं है, जहाँ ना कोई साइकोमेट्रिक टेस्टिंग नहीं हो रही, जहाँ पर आपका असेसमेंट सेंटर नहीं है, जहाँ पर आपका जो है ये बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू नहीं हो रहे, जहाँ पर आपको जो है प्रोसेसेस नहीं बने हुए, वो सारी चीज़ें जब नहीं होंगी तो फिर ऐसे तो सिनेरियोज आएंगे और ये होएंगे। अच्छा होता ये है कि लोग प्रोसेसेस बनने नहीं देते इन्हीं वजूहत की वजह से। उन्होंने कहा जी अगर हम प्रोसेस बना लिए, रिक्रूटमेंट की पॉलिसी बना ली एचआर, तो फिर हम कैसे हायर करेंगे? फिर तो हमें करना पड़ेगा। जो हमारे प्रोसेसेस हैं उसको हमने डिफ़ाइन करना है, जो हमारी जो चीज़ें हैं हमने मेरिट के थ्रू जाना है, हमने जो है कोई ऐसी दो नंबरी नहीं करनी है जिससे को ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो नुकसान हो। अल्टीमेटली आपकी इस एक्टिविटी से किसको हिट पड़ती है? दो लोगों को, एक ऑर्गेनाइजेशन को और दूसरी आपको, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में ख़राब होती है कि यार ये करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी फोरम पे बात आई जानी, जी फ़लाँ ने ऐसे इस रेफरेंस किया। तो अब जब आप रेफरेंस वाला बंदा आएगा और आप उसको ऑनबोर्ड करेंगे तो वो परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी नीचे जाएगी। तो नीचे जाएगी तो फिर मालिक आपको पूछेगा कि भाई ये तुमने क्या रख लिया या क्या कर लिया। तो ये है, तो मैं यही डिस्कस करता हूँ यार कि रियल टाइम सिनेरियोज़ पे बात करें, प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ पे बात करें कि ये क्या है। ये चारों जो हमने आपको, जो चारों मैंने कल चीज़ें दी थी, ये मैं सोच कर आया हुआ था कि यार इन्होंने यही देना है, क्योंकि बड़ा आसान होता है पीपीटी की स्लाइड्स ये कलरफुल डाल डोल के प्रोसेसेस बनूँ के लश पश 3-4 टर्मिनोलॉजीज़ बोल के मैं आऊँ आपके वाह 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 हसन साहब ने आज 4-5 टर्मिनोलॉजीज़ बोली। ये बीच में जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज है ना दे विल मिस। अच्छा, जब भी आपसे कोई रिक्रूटमेंट प्लान पूछे तो आपने ना एक्सपेंशन की जब बात हो, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन की, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं, वो आपने उसका ज़रा आइडिया ले लेना है कि वो क्या है, किस तरह से बनती हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट से ना जब आप बिज़नेस को एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, तो हेड काउंट आपका जो है ना वो बढ़ता है, तो आपको ज़रा आइडिया हो जाता है यार कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो है, इसका थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा अपने एंड पे, गूगल पे के पाकिस्तान में जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं किस तरह से हैं, या बाहर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या करनी है। अच्छा,
फिर हम वाइंड अप करेंगे। हमने रिक्रूटमेंट के टूल्स उस पर बात की, आपने कहा कि इसके ऊपर एक सेशन आपको और प्लान करना चाहिए। चले मैं बात करूंगा उसके ऊपर क्या करना है। हायरिंग और रिक्रूटमेंट का फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं रिक्रूटमेंट में, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने बात की थी। HRF क्या है, ERF, ठीक है, एम्प्लॉय रिक्विजिशन फॉर्म, ठीक है, और JD और ऑर्गेनोग्राम्स, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर और NDA, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरव्यू फॉर्म्स होते हैं, ठीक है जी, एवेल्यूएशन फॉर्म्स जो कि हमने लेने होते हैं, इंटरव्यू एवेल्यूएशन फॉर्म्स, और रेफरेंस चेक फॉर्म्स, ठीक है। इदारों में रेफरेंस चेक फॉर्म्स जो हैं वो बने होते हैं, वो हमने करने होते हैं। हाँ, एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन, ठीक है जी, वो हमने बात की थी। हाँ, NOC जो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, उसके अलावा जो हमने बात की कि सैलरी स्लिप्स हमें कैंडिडेट्स की वेरीफाई करनी होती हैं, वो चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी ये हमने पूरे सेशन में डिस्कस की। हाँ, क्या बात है मिस्टी। पीछे देखिए, पुराने ज़माने में ना, जब हम पीछे अगर बैकएंड पे चले जाएं तो HR का एक नाम होता था, उसको हम कहते थे पर्सनल, ठीक है। अब हम जो है वो HR आ गया। इसी तरह जो रिक्रूटमेंट है वो पहले यूज़ होता था वर्ड, अब टैलेंट एक्विजिशन वर्ड यूज़ होता है। तो मोरलेस, हाँ, तो ऑलमोस्ट तो मोरलेस जो है वो अब हो ही रहा है कि डिफरेंट नई टर्मिनोलॉजीज़ आ रही है। जैसे मैंने कल भी आप लोगों से अर्ज़ किया कि टैलेंट एक्विजिशन है, टैलेंट एक्विजिशन के बाद अब टेक्निकल रिक्रूटमेंट जो है वो आ गई है टर्मिनोलॉजी। अब टेक्निकल रिक्रूटमेंट में भी आगे चीज़ें निकल गई हैं। अब जैसे अब कैंडिडेट्स आपने सोर्स करते हैं, निकालने हैं, ठीक है, सोर्स करते हैं, सोर्सिंग एग्जीक्यूटिव रख रहे हैं लोग। अब आपने सोचा भी नहीं था यार कि रिक्रूटमेंट में इतनी नीचे चीज़ें आ जाएंगी, मतलब वो नीचे डिग डाउन हो जाएगा। तो आप सोर्सिंग तो बहुत सी चीज़ें सेम है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजीज़ का है। और कोई सवाल? देखो लिंक्डइन जो है ना, वो लिंक्डइन जो है वो उसकी टोटल कनेक्शन रिक्वेस्ट अब मेरे ख्याल है कुछ 30,000 आई थिंक, शायद कुछ इतनी। उसके बाद वो फॉलोवर्स की तरफ चला जाता है। लिंक्डइन में ना सेटिंग में जब आप जाओगे ना तो एक ऑप्शन होती है फॉलोवर्स की, वो आपको ना वहाँ जाके ना उसको स्टार्ट करना होता है, मतलब प्रोसेस करना होता है। वो आप प्रोसेस करो। असल में ये नहीं इंपॉर्टेंट कि आपको फॉलोवर कितने होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। फॉलोवर आते कहाँ से? कंटेंट से। जो कंटेंट आप लिंक्डइन पे डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 50,000 फॉलोवर्स अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ मेरे बढ़ ही रही हैं, मैं लाइव भी जाता हूँ। फॉलोवर्स जो हैं वो कंटेंट से आते हैं। कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। लिंक्डइन पे आप जाएंगे तो हसन रज़ा, अच्छा सारी फॉलोवर्स हैं, अच्छा लाइव सेशन भी देख रहे होंगे आप, हैं हसन रज़ा लिख देंगे। ये नंबर है मेरा 0321, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है पेप टॉक पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे जो है यूट्यूब पे कर सकते हैं।